अब हम लोग एम्ब्रियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर जाइगोट बनता है एग और मेल गैमीट के फ्यूजन से। तो जाइगोट जब माइक्रोपाइलर एंड पर बनेगा एम्ब्रियो सैक के, तो एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर एंड पर ही होगा। तो एनसीईआरटी बुक में जो पहला पॉइंट मेंशन्ड है एम्ब्रियो के बारे में कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ये एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। दूसरी जो यहां पॉइंट याद रखना है आपको कि जो जाइगोट के सेल का डिवीजन होता है, जाइगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें डिवीजन तभी होता है ज्यादातर जाइगोट्स के केस में जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन चुका रहता है। और ये एक एडाप्टेशन है जिससे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन मिल सके। तो जाइगोट सेल इन मोस्ट केसेस डिवाइड्स ओनली आफ्टर formation of certain amount of endosperm. It is an adaptation to ensure nutrition to the developing embryo. तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए ये ओव्यूल है, ठीक है, ये आप लोग स्ट्रक्चर पहले भी देखे हुए हैं ओव्यूल का, और ये ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड है, इसको हम एम एंड लिख देते हैं, और ये ओव्यूल का चलाजल एंड है, इसको हम सी एंड लिख देते हैं। और इसमें एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का ये जो नीचे वाला एंड है माइक्रोपाइलर एंड है, और यहीं पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया एम्ब्रियो सैक और ये हो गया एम्ब्रियो, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है। और ये है एम्ब्रियो सैक की जो सेंट्रल सेल है वो बाद में किस में चेंज हो जाती है, एंडोस्पर्म में चेंज हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंडोस्पर्म। लेकिन इशू यही है कि पहले एंडोस्पर्म सर्टेन अमाउंट में बन जाता है, उसके बाद ही जाइगोट की सेल में डिवीजन होना शुरू होता है। और ये पहले भी आप जानते हैं कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड्स द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से आगे आगे चलता है एंडोस्पर्म का बनना या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जनरली आप पढ़े होंगे कि मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड में काफी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इनमें जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर होता है, यानी अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो जो है वो सिमिलर होते हैं, चाहे वो सीड मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। तो ऑल्दो मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स आर डिफरेंट बट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आर सिमिलर। यानी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजिनी, तो पहले ये लिख लें कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजिनी कहा जाता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही एम्ब्रियोजिनी कहा जाता है, एम्ब्रियोजिनी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, क्वाइट डिफरेंट। आगे पता चलेगा क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इन दोनों में ही जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, बट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस या डेवलपमेंट जो भी लिखना चाहे, डेवलपमेंट इज सिमिलर, आर और इज सिमिलर, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा इस मामले में। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप करता है तो किन किन स्टेजेस से गुजरता है। तो ध्यान रखें जाइगोट
से पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है और प्रो एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो बनता है, शेप एम्ब्रियो बनता है और ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो से फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो से फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो। तो जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोब्यूलर के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। तो ये जनरल स्टेजेस हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की या एम्ब्रियोजेनी की, ठीक है। अब यहां पर इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये जाइगोट की सेल है और जाइगोट एक सिंगल सेल है, इसमें क्लीवेज होगा, डिवीजन होगा, तो 2 सेल बनेगी, ठीक है। इसको हम प्रो एम्ब्रियो कह सकते हैं। तो ये प्रो एम्ब्रियो हो गया। इसके बाद इसमें फिर कुछ डिवीजन्स होंगे और डिवीजन्स होंगे तो एक गोल सा मास बनेगा और ये गोल सा जो मास बनेगा यही है ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो, यही है ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो। और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारी सेल्स दिखेंगी और एक गोल सा मास दिखेगा, तो इसी को बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। और इससे एक पतला सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकला होगा जिसको सस्पेंसर कहेंगे। सस्पेंसर की बहुत सारी सेल छोटी होती है लेकिन जो टर्मिनल सेल होती है वो काफी लंबी होती है, इसको हमने लिख दिया सस्पेंसर, ठीक है। ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से चिपका रहता है, तो ये हो गया सस्पेंसर। अब इसके बाद फिर इससे हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है और हार्ट शेप एम्ब्रियो जो होता है वो कुछ इस तरह से होगा, हार्ट के शेप का होगा, ऐसे बना लेंगे आप, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है। और इससे भी सस्पेंसर जुड़ा होगा। तो सस्पेंसर जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये सस्पेंसर जो है वो एंडोस्पर्म में धंसा रहता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन लेने में आसानी होती है एम्ब्रियो को। तो ये सस्पेंसर के बाद ये जो बाकी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एम्ब्रियो है और इसको हार्ट शेप एम्ब्रियो कहा जाएगा। और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और शेप में देख रहे हैं ये हार्ट जैसा दिख रहा है। तो जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बना, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना और ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया। और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो हम इसको यहां लिख देते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। और फिर इसके बाद बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। तो जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा उसमें सस्पेंसर जो है वो सिकुड़ जाएगा क्योंकि अब सस्पेंसर का काम अब समाप्त हो रहा है क्योंकि एम्ब्रियो मैच्योर हो चुका है। और एक मैच्योर एम्ब्रियो आपको दिखेगा। और यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर मोनोकॉट सीड है, डाइकॉट सीड है तो उसमें कॉटलिडन्स दिखेंगे और 2 कॉटलिडन अगर दिख रहा है तो डाइकॉट सीड है, 1 कॉटलिडन दिख रहा है तो मोनोकॉट सीड है। तो यहाँ आप देखें कि इस मैच्योर एम्ब्रियो में आपको 2 कॉटलिडन दिख रहे हैं। तो यहाँ 2 कॉटलिडन्स दिखा दिया है, तो यानी डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। और इसमें एक देखिए 2 कॉटलिडन के बीच में ये उभार दिख रहा है, उभरा हुआ प्रोसेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लूम्यूल
ठीक है, ये प्लूम्यूल हो गया। और ये जो दोनों कॉटलिडन के पीछे जो ये पार्ट है इसको रेडिकल कहा जाता है। तो ये रेडिकल हो गया, आगे चल करके रेडिकल से रूट बनता है, ठीक है, और प्लूम्यूल से आगे चल के शूट बनता है, और कॉटलिडन्स को एम्ब्रियोनिक लीफ कहा जाता है। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो हो गया, और ये भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, सेल्स की संख्या और बढ़ती चली जाएगी जैसा कि आपको पता है। तो ये हो गया एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। और एम्ब्रियो में कॉटलिडन्स का नंबर डिपेंड करेगा कि वो डाइकॉट एम्ब्रियो है कि मोनोकॉट एम्ब्रियो है। यहाँ पर जो मैच्योर एम्ब्रियो दिखाया गया है वो डाइकॉट एम्ब्रियो का दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो कॉटलिडन्स दिख रहे हैं, ये बीच में प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, और ये श्रिंकिंग सस्पेंसर है। आप लिख सकते हैं इसको श्रिंकिंग सस्पेंसर, क्योंकि सस्पेंसर का काम खत्म हो गया है, एब्जॉर्प्शन का काम जो है इसका होता है, न्यूट्रिएंट के वो खत्म हो चुका है, एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। तो सस्पेंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में भी दिखता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो में भी दिखता है, और मैच्योर एम्ब्रियो में ऑलमोस्ट रिड्यूस होते दिखता है, खत्म हो चुका रहता है कई केसेस में। तो ये हो गया सस्पेंसर की जो उपयोगिता है एम्ब्रियो में क्यों होता है। अब हम लोग डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को समझेंगे, और उसके बाद फिर मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ये एक मॉडल डायग्राम है जिससे कि आपको डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जो सिलिंड्रिकल होता है, तो इसको हम लिख देते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये सिलिंड्रिकल होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, या इसी पे एम्ब्रियोनिक एक्सिस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी से दो कॉटलिडन्स निकले होते हैं। तो दो कॉटलिडन्स हमने बना दिए, एक कॉटलिडन इधर और एक कॉटलिडन इधर, ठीक है। और यूजुअली दोनों कॉटलिडन इक्वल होते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ये दो कॉटलिडन बन गए और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। तो दिस इज कॉटिलिडन एंड दिस इज आल्सो कॉटिलिडन। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में सबसे पहले जो चीजें आपको ध्यान देनी है, इनमें कॉटलिडन कितने हैं। तो दो कॉटलिडन है और एक सिलिंड्रिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो ये ध्यान रखने के एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, और जहां से ये कॉटलिडन्स निकले हैं उस जगह को एम्ब्रियोनिक नोड कहा जाता है। मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस पर जिस जगह से दोनों कॉटलिडन्स निकले हैं उनको एम्ब्रियोनिक नोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक जगह एम्ब्रियोनिक नोड है, और इस एम्ब्रियोनिक नोड से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि इससे ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम ब्लू डॉट से दिखा रहे हैं, ग्रीन डॉट से दिखा रहे हैं, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं इपिकोटिल। तो ये हो गया इपिकोटिल, ठीक है। तो ये इपिकोटिल हो गया पूरा एम्ब्रियोनिक एक्सिस पर जो एम्ब्रियोनिक नोड है जहां से कॉटलिडन निकले हैं उसके ऊपर वाला ये पूरा पोर्शन इपिकोटिल हो गया, और उसके नीचे वाला ये पूरा पोर्शन ये हाइपोकोटिल हो गया। तो हाइपोकोटिल और इपिकोटिल ये ध्यान रखना है। तो हाइपोकोटिल जो है वो नीचे होता है, ठीक है, और इपिकोटिल ऊपर होता है एम्ब्रियोनिक नोड के रिस्पेक्ट में। और इसको हमने लिख दिया हाइपोकोटिल, ठीक है। और ऊपर वाला पोर्शन इपिकोटिल, नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटिल, ये है कॉटलिडन, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये सिलिंड्रिकल होता है। और इपिकोटिल का जो टिप वाला पार्ट है, जो टिप वाला पार्ट होता है, इसको प्लूम्यूल कहा जाता है। तो ये जो पोर्शन है ये प्लूम्यूल कहा जाता है। इसी से आगे चल के शूट बनता है। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड शूट। जमीन के ऊपर आकर के ये शूट बनाता है।
और जो हाइपोकोटिल पार्ट है, इसका जो टिप होता है, इससे इसको रेडिकल कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको रेडिकल कहा जाता है और इट इज कवर्ड बाय रूट कैप। तो ये रेडिकल है और रेडिकल जो है इट इज कवर्ड बाय रूट कैप। तो ये दिखा देंगे, रूट कैप होता है रेडिकल के ऊपर। तो ये हो गया डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो। अब हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, तो वहां भी आप एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाएंगे। मॉडल डायग्राम में बना रहा हूं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। और एम्ब्रियोनल एक्सिस से लेटरल साइड में एक शील्ड शेप कॉटलेडन दिखेगा, ऐसे ढाल के आकार का शील्ड शेप कॉटलेडन। और जो दूसरा कॉटलेडन होगा वो रिड्यूस होगा, काफी छोटा रहेगा। तो मोनोकॉट में ऐसा नहीं है कि हम बोल देते एक ही कॉटलेडन पाया जाता है, होते दो ही है, लेकिन एक काफी रिड्यूस हो जाता है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तो इसलिए बोल देते हैं कि इसमें एक ही कॉटलेडन होता है। बट द सेकंड कॉटलेडन इज हाईली रिड्यूस्ड। और एनसीईआरटी बुक में लिखा नहीं, लेकिन डायग्राम बनाया है। मक्के का जो सीड है या किसी भी मोनोकॉट सीड में आप देखेंगे एक नाम लिखा है इपीब्लास्ट। तो इपीब्लास्ट है क्या? ये इपीब्लास्ट वही है, हाईली रिड्यूस्ड सेकंड कॉटलेडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली रिड्यूस्ड सेकंड कॉटलेडन। अब ये कई बार कुछ मोनोकॉट सीड में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, नहीं दिखता है, लेकिन सिरल्स के केस में ये दिखता है और इसको इपीब्लास्ट कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर जो ग्रास है, ग्रास जो है वो ग्रामिनी फैमिली के मेंबर्स हैं, और ग्रामिनी फैमिली को हिपोएसी फैमिली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ग्रामिनी ये पुराना नाम है, इसी का नया नाम क्या है? पोएसी। इसी को ग्रास फैमिली भी कहा जाता है, ग्रास फैमिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, इसी में सिरल्स आते हैं। ये जो व्हीट है, ये राइस है, बैम्बू है, शुगर केन है, मेज है, ये सब ग्रासी तो है, ये सब घासी है। तो जो हम लोग कहते हैं हम लोग घास फूस खाते हैं, तो चावल, रोटी, इनके जो पौधे हैं वो घासी हैं। टेक्निकली, बॉटनिकली दीज आर ग्रासेस। तो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये ग्रामिनी है या पोएसी है, ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। और इसी में आते हैं व्हीट, राइस, मेज, ठीक है, बैम्बू, शुगर केन, ये सब आते हैं। तो इनमें से किसी का भी एक सीड आप अगर आप देखेंगे तो उसमें इपीब्लास्ट दिखेगा। चलिए वापस आते हैं। अब ये जो मेन कॉटलेडन है, इसी को स्कुटेलम बोलते हैं। तो शील्ड शेप्ड कॉटलेडन, ठीक है, और शील्ड शेप्ड कॉटलेडन को ही स्कुटेलम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी को स्कुटेलम कहा जाता है। शील्ड शेप्ड कॉटलेडन इज कॉल्ड स्कुटेलम इन मोनोकॉट एम्ब्रियो। और जिस जगह से कॉटलेडन निकलता है वो एम्ब्रियोनिक नोड है, और ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है जो सिलिंड्रिकल होता है। और इस जो रिड्यूस्ड कॉटलेडन है, हाईली रिड्यूस्ड सेकंड कॉटलेडन, ठीक है। और ये फर्स्ट कॉटलेडन जो मेन डेवलप कॉटलेडन। और इसी तरह से इसके ऊपर वाला पार्ट को आप कहेंगे एपिकोटिल, नीचे वाले पार्ट को कहेंगे, जहां से कॉटलेडन निकला उसके नीचे वाले पार्ट को कहेंगे हाइपोकोटिल, और इसमें भी जो टिप वाला पार्ट होता है उसको आप प्लूम्यूल कहेंगे। और जो नीचे वाला जो टिप वाला पार्ट होता है उसको रेडिकल कहेंगे, ठीक है। और यहां भी रेडिकल के ऊपर रूट कैप होती है, ठीक है। तो रेडिकल के ऊपर रूट कैप होती है, रूट कैप, ठीक है। और जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल से शूट बनता है, तो प्लूम्यूल वाले पार्ट में कुछ आपको लीफ बड या फोलियर बड दिखेंगे, लीफ प्रिमोर्डिया दिखेंगे, लीफ निकलती हुई दिखाई देंगी।
मतलब अगर इस प्लूम्यूल वाले पार्ट को अगर आप और बड़ा करके देखना चाहें तो ये जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है इसमें जगह जगह ऐसे नोड्स दिखेंगे और ऐसे छोटी छोटी लीफ प्रिमोर्डिया भी दिख सकती हैं। तो ये जो प्लूम्यूल वाला पार्ट मैंने यहाँ बनाया है, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इसमें लीफ प्रिमोर्डिया होंगी, प्रिमोर्डिया, लीफ की शुरुआत हो रही है। और जो मोनोकॉट सीड होता है उसमें मोनोकॉट एम्ब्रियो में खास बात क्या है, एक तो 2 कॉटलिडन की जगह सिर्फ 1 कॉटलिडन होता है, और जो इनके प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से ढके रहते हैं, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें कोलियोप्टाइल होता है और कोलियोराइजा होता है, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल आप लिख लेंगे। तो कोलियोप्टाइल एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ढका रहता है प्लूम्यूल को, तो कोलियोप्टाइल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल को ऐसे ढका रहता है, दिस इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, कोलियोप्टाइल। और ये पूरे प्लूम्यूल को कवर किया रहता है जिसके अंदर, जिसके नीचे लीफ प्रिमोर्डिया भी रहती है, ठीक है। और उसी तरह से जो हाइपोकोटाइल होता है वो कोलियोराइजा, जो ये रेडिकल होता है कोलियोराइजा नामक कैप से ढका रहता है। तो यहाँ नीचे जो कैप होगा उसको कोलियोराइजा कहेंगे, कोलियोराइजा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं है, कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा ये 2 कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कोलियोप्टाइल is a cap like structure above plumule, it covers the plumule, and कोलियोराइजा is a cap like structure that covers the radical and root cap। तो इसको हटाएंगे तो आपको रूट कैप मिलेगा, उसको हटाएंगे तो रेडिकल मिलेगा। यहाँ पर अगर टिप को हटाएंगे, कोलियोप्टाइल हटाएंगे तो सीधे प्लूम्यूल मिलेगा, और प्लूम्यूल से क्या निकली हुई मिलेगी, लीफ प्रिमोर्डिया निकली हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस, ये डाइकॉट एम्ब्रियो है, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो आपको मैं यहां लिख देता हूं मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो, ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ईपीब्लास्ट मत भूलिएगा, ईपीब्लास्ट ये हाईली रिड्यूस्ड सेकंड कॉटलिडन होता है मोनोकॉट सीड में, जबकि ईपीब्लास्ट टर्म डाइकॉट एम्ब्रियो में नहीं आता। मोनोकॉट एम्ब्रियो में कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा मिलेगा, डाइकॉट एम्ब्रियो में कहीं कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा नहीं है। इसमें एक कॉटलिडन डेवलप है जिसको शीट से कॉटलिडन कहेंगे, वो लेटरली ग्रो करता है, और इसमें भी जो ग्रोथ होती है वो लेटरली होती है। और ये 2 कॉटलिडन्स हैं। स्कुटेलम पर सवाल आया है, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा पर सवाल आया है, ईपीब्लास्ट पर सवाल आया है। अब हम लोग सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सीड को हम लोग फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कह सकते हैं। तो पहले इन 2 पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट है कि सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और ओव्यूल को कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड मेगास्पोरेंजियम या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल अगर कहा जाता है तो दोनों ही चलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सीड में क्या क्या होता है, तो सीड कंटेन्स एम्ब्रियो, कंटेन्स एम्ब्रियो, सीड में एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो में 2 मेन पार्ट होता है, एक होता है कॉटिलिडन, कॉटिलिडन्स, अगर 2 है तो एस लगाएंगे, अगर सिंगल कॉटिलिडन है तो एस हटा देंगे, तो कॉटिलिडन्स, और एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियोनिक
एक्सिस, ठीक है। तो सीड में एम्ब्रियो होता है और सराउंडेड बाय सीड कोट। तो सीड कंटेन्स एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, सराउंडेड बाय सीड कोट्स, ठीक है। यानी कि जो सीड है उसमें एम्ब्रियो होता है और वो एम्ब्रियो सराउंडेड रहता है किससे? सीड कोट से घिरा रहता है। तो सीड कंटेन्स एम्ब्रियो एंड सीड कोट और एम्ब्रियो कंटेन्स कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि सीड कंटेन्स कॉटिलिडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड सीड कोट। तो कहने का तरीका है कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि सीड कंटेन्स एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, या हम ऐसे कहेंगे सीड कंटेन्स कॉटिलिडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड सीड कोट। तो दोनों ही कहना सही होगा। अब इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो मैच्योर सीड होता है वो दो तरह का होता है मेनली, लेकिन उसमें एक तीसरे तरह का भी सीड आ सकता है, वो बता रहे हैं आपको। तो सीड मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, खासकर ये मैच्योर सीड की बात कही जा रही है। ये मैच्योर सीड तो लगभग सब एक जैसे ही होंगे। तो मैच्योर सीड की बात कही जा रही है। तो जो मैच्योर सीड होता है वो तीन तरह का होता है। एक को कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड। दूसरा हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। और तीसरा हो गया पेरिस्पर्मिक सीड। तीसरा जो सीड हो गया उसको लिख लेंगे पेरिस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड। एक ऐसा सीड जिसमें कि एंडोस्पर्म बचा हो, पूरी तरह से खत्म ना हुआ हो। यूजुअली आप जानते हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब हो जाता है, एम्ब्रियो यूज कर लेता है एंडोस्पर्म को। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है मैच्योर होने के बाद भी, यानी कुछ एंडोस्पर्म रह गया है, दिख रहा है सीड में एंडोस्पर्म, तो ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। तो एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है ये इसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। तो एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। किसमें? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म is completely consumed, ठीक। और जो एंडोस्पर्मिक सीड होता है इसमें एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है, ध्यान रखना है। और यानी कि a part of endosperm is retained, a part of endosperm is retained। तो जब एंडोस्पर्म का एक हिस्सा बचा रहता है तो ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जब एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है तो ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और पेरिस्पर्मिक सीड वो सीड होता है जिसमें न्यूक्लियस का कुछ हिस्सा बचा रह जाता है, यानी न्यूक्लियस पूरी तरह से नहीं समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस का अवशेष बचा रहता है, रेमनेंट ऑफ न्यूक्लियस, और उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। तो a part of endosperm is nucellus is retained, part of nucellus is retained। तो न्यूक्लियस का कोई पार्ट अगर बचा हुआ है सीड में तो ऐसे सीड को पेरिस्पर्मिक सीड कहा जाता है। और जो न्यूक्लियस का पार्ट बचा हुआ है उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। पार्ट ऑफ न्यूक्लियस that is retained is called पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, तो पेरिस्पर्म क्या है? That is remnant nucleus in seed। सीड में जो न्यूक्लियस का हिस्सा बचा हुआ है उसको पेरिस्पर्म कहेंगे, ठीक है। तो सीड तीन तरह के होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और पेरिस्पर्मिक सीड। इसमें न्यूक्लियस के रिमेन्स देखे जाते हैं सीड के अंदर। इसमें एंडोस्पर्म जो है वो देखा ही नहीं जाता, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसमें एंडोस्पर्म सीड के अंदर दिखता है थोड़ा बहुत। तो ये एंडोस्पर्मिक सीड हो गया, ठीक है।
और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एंडोस्पर्मिक सीड को ही एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है, एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है, नॉन या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करने, पहले भी जब एंडोस्पर्म पढ़ा रहे थे तो उनके कुछ एग्जांपल्स दिए थे। सिरल्स का नाम आपको याद होगा, उसका व्हीट, राइस, मेज, वो एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल में बताया गया था। तो इसी तरह से यहाँ भी कुछ एग्जांपल आप मेंशन कर लेंगे। तो कैस्टर है, सनफ्लावर है, तो ये सब चीज़ आप मेंशन कर लेंगे। तो एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल में हो गया कैस्टर हो गया, ठीक है, इसका सनफ्लावर आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप सिरल्स लिख लेंगे, सिरल्स हो गया। सिरल्स में आपको मालूम है व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, ठीक है। तो व्हीट, राइस, मेज, बार्ली सब सिरल्स हैं। कैस्टर हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल में जो है वो पी आते हैं, ठीक है, बीन्स आते हैं, तो ये सब आप मेंशन कर लीजिएगा। तो पी हो गया, बीन्स हो गए, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में पीज हो गए, बीन्स हो गए, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली, तो मटर है, सेम है, मूंगफली है, वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल है, मतलब इनके सीड में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल में कोकोनट भी होता है, नारियल, ठीक है, उसका पानी तो एंडोस्पर्म ही है और जो गड़ी है वो भी एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्मिक सीड में कोकोनट भी आप लिख लेंगे, पहले बताया जा चुका है आपको। तो इसमें कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, कोकोनट, कैस्टर, सनफ्लावर, व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, ये याद कर लेना है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में पीज, बीन्स, ग्राउंडनट्स, ये याद कर लेना है। और पेरिस्पर्मिक सीड जो होते हैं वो रेयर होते हैं, बहुत कम एग्जांपल्स आपको मिलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड के। जैसे जो काली मिर्च है, मसाले में आप यूज करते हैं ना काली मिर्च, ब्लैक पेपर, तो वो याद रखना है। बीट, तो बीट जो है उसका भी सीड, चुकंदर, उसका भी जो सीड होता है वो पेरिस्पर्मिक सीड होता है, तो आप इसको मेंशन कर लेंगे। तो बीट हो गया, पेपर हो गया, तो ब्लैक पेपर हो गया, तो पेरिस्पर्मिक सीड हो गए। बीट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, तो ये एग्जांपल हो गए पेरिस्पर्मिक सीड के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर सीड के हमने आपको टाइप्स बता दिए और हमने ये भी बता दिया कि सीड में क्या क्या होता है। और जो सीड में कॉटलीडन्स होते हैं वो काफी मोटे होते हैं क्योंकि इसमें फूड मैटर स्टोर्ड रहता है। तो सीड में जो कॉटलीडन्स होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं क्योंकि उसमें फूड मैटर स्टोर्ड रहता है। और ऐसे मोटे कॉटलीडन्स आपको हर सीड में नहीं मिलेंगे। मूंगफली के कॉटलीडन देखिए, मूंगफली के जो दाने खाते हैं मोटे मोटे, मूंगफली का फल लेंगे, उसको फोड़ेंगे, उसमें से दाने निकलेंगे और जब दाने के ऊपर से छिलका हटाएंगे तो आपको सफ़ेद रंग का 2 हाफ मिलेगा। वो क्या है? वो कॉटलीडन है, काफ़ी मोटा कॉटलीडन है। मटर का देखिए, मटर का तो दाना है गोल होता है, मटर को का छिलका उतारेंगे तो उसका जो दाना होता है, फ्रूट का कवर, मटर लेग्यूम्स का उतारेंगे तो आपको कई सारे दाने मिलेंगे। हर दाने को आप देखिए 2 हाफ होता है, वो कॉटलीडन है। तो आप मेंशन कर लेंगे कि जो कॉटलीडन्स होते हैं वो फूड रिजर्व को स्टोर करते हैं और काफ़ी थिक होते हैं। तो कॉटलीडन्स आर यूजुअली थिक as they store food reserves, फूड रिजर्व को स्टोर करते हैं ताकि जब सीड जर्मिनेशन हो तो ये कॉटलीडन से फूड जो है वो प्लूम्यूल ले और रेडिकल ले और ग्रो करे और शूट बनाए और रूट बनाए। और इसीलिए कॉटलीडन जो होते हैं वो काफी मोटे होते हैं। बट ये सब सीड के लिए ऐसा सही नहीं है कि खूब मोटे कॉटलीडन्स मिले। कई बार कॉटलीडन बहुत पतले भी होते हैं, ठीक है ना। कैस्टर में कॉटलीडन बहुत पतले होते हैं, लेकिन मटर और मूंगफली में कॉटलीडन मोटे होते हैं। तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि पीज में आपको दिखेगा, लेग्यूम्स में दिखेगा, लेग्यूम्स में दिखेगा, ठीक है। ग्राउंडनट
लेग्यूम्स का एग्जाम्पल पी भी है, लेग्यूम का एग्जाम्पल ग्राउंडनट भी है, तो ग्राउंडनट भी आप लिख सकते हैं, ग्राउंडनट। ठीक है, अब देखिए सीड में जो सीड कोट है उसको समझते हैं। ये मान लीजिए एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इससे कॉटलिडन निकला हुआ है। ठीक है, दो कॉटलिडन निकले हैं, मान लीजिए डाइकॉट सीड है, तो हमने बताया कि सीड इज सराउंडेड बाय 2 सीड कोट। तो 2 सीड कोट होते हैं, ये हो गया सीड कोट। ठीक है, और ये मान लीजिए शुरू में एंडोस्पर्म रहता है और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये कॉटलिडन है। धीरे धीरे एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो तो अलग इशू है। तो सीड के अंदर आपको ये एंडोस्पर्म भी दिख रहा है, लेकिन एंडोस्पर्म जो है वो परमानेंट, कुछ सीड में होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ में खत्म हो जाता है। पढ़ चुके हैं आप एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्म आने दिख रहा है, ये सीड कोट है, और ये एम्ब्रियो, दिस होल स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियो। इसको हमने एम्ब्रियो लिख दिया। अब सीड कोट जहां पर नहीं होता है उस जगह को माइक्रोपाइल कहते हैं। वही ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है, वही सीड को ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल दिखता है उसी जगह पर सीड में भी माइक्रोपाइल दिखता है, क्योंकि ओव्यूल ही चेंज होता है किसमें, सीड में। तो ध्यान रखेंगे, ओव्यूल ही चेंज हो रहा है सीड में, तो ओव्यूल में भी माइक्रोपाइल दिखेगा और सीड में भी माइक्रोपाइल दिखेगा। ठीक है, तो सीड कोट एक्चुअली ये इंटेगमेंट से बनता है। ओव्यूल का जो इंटेगमेंट है, इट इज कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। तो इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल यही कन्वर्ट हो जाता है सीड कोट में। ये आउटर इंटेगमेंट था और ये इनर इंटेगमेंट था। आउटर इंटेगमेंट आउटर सीड कोट बना लिया, इनर इंटेगमेंट इनर सीड कोट बना लिया। जो आउटर सीड कोट होता है उसको टेस्टा बोलते हैं। तो आउटर सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा और इनर सीड कोट को टैगमन बोलते हैं, टैगमन। तो टेस्टा और टैगमन क्या है, ये सीड की कवरिंग्स है। आउटर कवरिंग को टेस्टा, इनर कवरिंग को टैगमन, और ये दोनों ही सीड कोट इंटेगमेंट से बनते हैं। ओव्यूल में जो आपने इंटेगमेंट देखा था उसी से बनते हैं। ये ओव्यूल में आउटर इंटेगमेंट था और ये इनर इंटेगमेंट था, और इनके बीच में जो जगह थी उसको क्या बोले थे, माइक्रोपाइल। यही माइक्रोपाइल ये है, और यही आउटर इंटेगमेंट से ये जो है चारों तरफ, इसको टेस्टा बोलेंगे। इनर इंटेगमेंट है चारों तरफ, उसको बोलेंगे टैगमन। तो टेस्टा, टैगमन, ये आउटर इंटेगमेंट, ये इनर इंटेगमेंट। तो ओव्यूल का इंटेगमेंट भी सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सीड कोट में जो आउटर सीड कोट है दैट इज टेस्टा, और इनर सीड कोट है दैट इज टैगमन। तो टेस्टा बाहर की तरफ होता है और ये टैगमन अंदर की तरफ होता है, और दोनों के बीच में ये जो गैप होता है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। वही सीड का जो माइक्रोपाइल है वो यही है, और ये हार्ड हो जाता है। पहले तो सॉफ्ट रहेगा, जब ओव्यूल में रहेगा आउटर इंटेगमेंट इनर इंटेगमेंट तो सॉफ्ट रहेगा, लेकिन जब वो सीड में कन्वर्ट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद तो हार्ड हो जाता है। तो सीड कोट हार्ड हो जाता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, अंदर एम्ब्रियो है। ठीक है, और माइक्रोपाइल किस लिए होता है, माइक्रोपाइल के मदद से पानी अंदर जाता है। जब सीड को जमीन में गाड़ते हैं, पानी देते हैं, तो वाटर एब्जॉर्ब करता है सीड, तभी नहीं उसका जर्मिनेशन होगा सीड का, एम्ब्रियो बाहर निकलेगा, रेडिकल से रूट बनेगा, प्लूम्यूल से शूट बनेगा। तो पानी जाने का रास्ता चाहिए ना सीड के अंदर। तो सीड में ये ध्यान रखिएगा, सीड है, सीड का सेक्शन है। तो सीड में वाटर की एंट्री के लिए, ऑक्सीजन की एंट्री के लिए क्या चाहिए, माइक्रोपाइल चाहिए। तो ध्यान रखेंगे माइक्रोपाइल का काम क्या होता है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। इट प्रोवाइड्स एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनसाइड सीड, यानी पानी और ऑक्सीजन इसी माइक्रोपाइल से होते हुए सीड में जाते हैं। लेकिन अगर ये ओव्यूल है
ध्यान रखिए यहां जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ओव्यूल है। तो ओव्यूल में माइक्रोपाइल का काम क्या होता है? ओव्यूल में माइक्रोपाइल का काम ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री नहीं है, पॉलन ट्यूब की एंट्री है। किसकी एंट्री है? पॉलन ट्यूब की। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो सवाल पर ध्यान रखिएगा, ओव्यूल में माइक्रोपाइल का काम पूछ रहा है कि सीड में माइक्रोपाइल का काम पूछ रहा है। ओव्यूल में पानी का क्या काम, ओव्यूल में ऑक्सीजन का क्या काम, उसको तो नॉर्मल सेल से डिफ्यूजन के थ्रू मिल रहा है। ये माइक्रोपाइल से पानी, जब मैं बोल रहा हूं कि ओव्यूल में पानी का क्या काम, ओव्यूल में ऑक्सीजन का क्या काम, तो इसका सेंस है माइक्रोपाइल के जरिए जाने का क्या काम। पानी तो हर सेल को चाहिए, ऑक्सीजन तो हर सेल को चाहिए। तो मेरे ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि पानी का और ऑक्सीजन का काम माइक्रोपाइल से जाने का क्या है, कोई जरूरत नहीं है। तो ओव्यूल को तो इधर से फ्यूनिकल से ही मिल रहा है ऑक्सीजन, फ्यूनिकल से ही मिल रहा है क्या, वाटर, डिफ्यूजन से, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए रास्ता चाहिए माइक्रोपाइल जो ओव्यूल में है, और सीड में माइक्रोपाइल का काम है ऑक्सीजन और वाटर के जरिए उसको एंट्री देना, ठीक है, वाटर ऑक्सीजन को एंट्री देना। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसका वाटर कंटेंट हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है, यानी वाटर कंटेंट ऑफ सीड इज हाईली रिड्यूस्ड, और ये लगभग 10 से 15% तक पहुंच जाता है। तो मैच्योर सीड में, यानी सीड जब पुराना हो जाता है तो वाटर कंटेंट इज हाईली रिड्यूस्ड, और लगभग 10 से 15% हो जाता है वाटर कंटेंट, यानी सीड में पानी जो है वो 10 से 15% ही रह जाता है। मतलब सीड की सेल्स में, सीड में जो एम्ब्रियो है, सोचो किसी सेल में नॉर्मली पानी का परसेंटेज क्या होता है, 90%, 80% के बीच में होता है। वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ सेल, साइटोप्लाज्म, ठीक है, फ्रेश वेट का। तो और पानी के बिना सेल जिंदा नहीं रह सकती। सोचो 10% पानी पर, 15% पानी पर सीड के अंदर की सेल जिंदा है। तो इसीलिए सीड को बायोलॉजिकल एनिग्मा कहा जाता है। एक पहेली है सीड, बायोलॉजिकल पहेली है कि 10% या 15% पानी पर भी सीड में सेल जिंदा कैसे हैं, क्योंकि नॉर्मल जो एक सेल है उसमें पानी का 80 से 90% होना जरूरी है एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो कैसे 10% पर सीड की सेल्स जिंदा है? तो चलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मैच्योर सीड जब होता है तो वाटर कंटेंट इसमें रिड्यूस होकर के 10 से 15% हो जाता है, ठीक है। और ये बाय मास, ये मास की बात हो रही है, बाय मास। और ये भी ध्यान रखना है कि सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी हैं। तो फॉर सीड जर्मिनेशन दो आपको जो 3 चीजें आवश्यक हैं, उसमें मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी चाहिए, क्योंकि पहले ही पानी बहुत कम हो चुका है। तो इसकी सबसे पहली जरूरत क्या है? पानी, यानी मॉइस्चर। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। तो मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ये 3 चीजें चाहिए ही चाहिए सीड को। ऑक्सीजन इसलिए कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा। मॉइस्चर, पानी के बिना तो एंजाइमेटिक रिएक्शन, तमाम रिएक्शन मीडियम में ही होते हैं, पानी चाहिए ही। और टेम्परेचर, एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए। तो मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ये 3 बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए। अच्छा, याद रखिए जब पानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो कई बार इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी, यानी तब आप उसको इन कंडीशंस को भी देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो याद रखें कि जब सीड के अंदर एम्ब्रियो बिकम्स इनएक्टिव इन सीड, और इसी को कहा जाता है डॉर्मेंसी। क्या कहा जाता है? डॉर्मेंसी। तो जब
सीड बिकम्स इनएक्टिव, एम्ब्रियो बिकम्स इनएक्टिव इन सीड, इट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। यानी कि जब सीड में एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाता है तो इसको डॉर्मेंसी कहा जाता है। अब ये इनएक्टिव होने की बहुत सारी वजह हो सकती है कि कुछ केमिकल्स एम्ब्रियो के अंदर बन गए हैं, जब तक वो केमिकल रिमूव नहीं होंगे, अपने आप समाप्त नहीं होंगे, तब तक वो एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं करेगा। यानी ऐसे सीड को आप अगर मॉइस्चर ऑप्शन टेम्परेचर दीजिए और वेट करिए कि भाई जर्मिनेशन हो तो नहीं होगा। तो आप सोचेंगे अरे सीड तो मरा हुआ है, इसके अंदर एम्ब्रियो लगता है मर चुका है, तभी तो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। नहीं, वो इनएक्टिव है, मरा नहीं है उसकी सेल्स, और वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो एक्टिव होगा, जब उसमें वो केमिकल रिमूव हो जाएगा या वो वजह खत्म हो जाएगी इनएक्टिव होने की, तो फिर वो जर्मिनेट कर जाएगा। अब अलग अलग तरह के प्लांट में जो सीड्स होते हैं, कुछ डॉर्मेंट सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नॉन डॉर्मेंट सीड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट में आप देखते होंगे सीड बनाया, उसमें एम्ब्रियो हमेशा एक्टिव रहता है, जब आप ये तीनों कंडीशंस देंगे वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, तो उसमें कभी एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेट में जाता ही नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट के सीड होते हैं जिनमें एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, और आप इन कंडीशंस को देंगे तब भी जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसका एम्ब्रियो ही इनएक्टिव है। तो निकलेगा क्या चीज सीड के माइक्रोपाइल से बाहर? तो ध्यान रखिएगा, तो उसमें एक सर्टेन पीरियड के टाइम के बाद ही जर्मिनेशन जो है प्रोसेस इनिशिएट होगा, जब ये कंडीशन देंगे तो इसलिए कोई सीड अगर तुरंत जर्मिनेट नहीं कर रहा है ये कंडीशन देने पर, तो अगर कोई सीड तुरंत जर्मिनेट नहीं कर रहा है ये कंडीशन देने पर, तो इसकी दो वजह हो सकती है, या तो एम्ब्रियो मर चुका है या तो उसका एम्ब्रियो इनएक्टिव है। और जब एम्ब्रियो इनएक्टिव है तो बोल देंगे कि सीड इज डॉर्मेंट। ठीक है, डॉर्मेंसी इस प्रोसेस को बोलेंगे। और ये डॉर्मेंट एम्ब्रियो जो है कुछ समय बाद फिर एक्टिव हो जाएगा और फिर बाद में जर्मिनेट करेगा, लेकिन मरा हुआ सीड तो कभी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो सीड हमारे हाथ में है, जिसको हम जर्मिनेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन जर्मिनेट नहीं कर रहा है, कि वो डॉर्मेंट है कि उसके अंदर एम्ब्रियो मरा हुआ है? तो उसके लिए केमिकल टेस्ट होता है। ठीक है, टेट्राजोलियम क्लोराइड नाम का एक केमिकल है, उसमें सीड को डिप किया जाता है और सीड का कलर को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि सीड मर चुका है या सीड डॉर्मेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखी है, बट डॉर्मेंसी का जिक्र किया तो मैं समझा दूँ। तो ये मत समझिएगा कि कोई भी सीड जो है उसको हम तीनों कंडीशन दिए और वो जर्मिनेट ही कर जाएगा, नहीं, कई बार नहीं जर्मिनेट करेगा। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो सीड या तो डॉर्मेंट है या मर चुका है। डॉर्मेंट होने का मतलब है कि एम्ब्रियो एक टेम्पोररी स्टेज, टेम्पोररी इनएक्टिव हो गया है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर वजह के हटने के बाद वो फिर से जर्मिनेट कर जाएगा। अब आप ध्यान देंगे कि ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है, और ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, यानी साइमल्टेनियसली ये दोनों ही प्रोसेस चलते हैं। तो ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि जो वॉल ऑफ ओवरी होती है वही फ्रूट का वॉल भी बनाती है, जिसको पेरिकार्प कहा जाता है। तो मान लीजिए ये है पिस्टिल, ठीक है, ऐसे समझते हैं, ये थैलेमस है इसका, तो थैलेमस हो गया और ये ओवरी की वॉल हो गई, ये लॉक्यूल हो गया ओवरी के अंदर। ठीक है, ये ओवरी वॉल हो गई, ओवरी वॉल हो गई, और ये दोनों ही को मिला के ओवरी कहते हैं। और इसके अंदर ये ओव्यूल है, ठीक है, और एक प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो दिस स्ट्रक्चर इज ओव्यूल। तो आप देखेंगे कि ये जो ओवरी वॉल है ये फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, ये फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी वॉल है
बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज ओवरी बॉल एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट बॉल, तो इसको लिख देंगे फ्रूट बॉल। तो ओवरी बॉल इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट बॉल और इसी को पेरिकार्प कहा जाता है, इसी को पेरिकार्प कहते हैं। तो ओवरी बॉल इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट बॉल एंड दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प। और अंदर ये सीड बन जाता है, यानी जो ओव्यूल है वो चेंजेस इनटू सीड, इट चेंजेस इनटू सीड। तो ओव्यूल जो होता है वो सीड में चेंज हो जाता है और जो ओवरी बॉल है फ्रूट बॉल में चेंज हो जाती है और फ्रूट बॉल को ही पेरिकार्प कहते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फ्रूट है, तो हम कहते हैं कि ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये ध्यान रखेंगे कि फ्रूट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फ्लैशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। तो फ्रूट्स दो तरह के होते हैं, फ्लैशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। तो ये आपको बहुत ही क्लियरली ये आइडिया रखना है कि जो फ्लैशी फ्रूट होते हैं वो जूसी होते हैं, उनकी जो पेरिकार्प होती है वो थिक होती है, ठीक है। तो फ्लैशी फ्रूट में पेरिकार्प यानी फ्रूट बॉल इज थिक एंड जूसी। और जनरली हम फल का, ऐसे फलों का जो हिस्सा खाते हैं वो पेरिकार्प ही होता है, ठीक है। तो पेरिकार्प फ्लैशी होगा, जूसी होगा, ठीक है, और थिक होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पेरिकार्प इज थिक एंड जूसी, मतलब फ्लैशी होता है। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें पेरिकार्प सूखा होता है, पेरिकार्प बहुत ही पतला होता है और पेपरी होगा, पतला काफी होगा और उसमें से कोई जूस नहीं निकलेगा। तो पेरिकार्प इज थिन एंड ड्राई, पेरिकार्प इज थिन एंड ड्राई। तो पेरिकार्प जो होगा वो थिन होगा और ड्राई होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम्पल्स क्या है। तो फ्लैशी फ्रूट के एग्जाम्पल्स में आपको गुआवा मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा, मैंगो मिलेगा। तो फ्लैशी फ्रूट के एग्जाम्पल्स में गुआवा है, ऑरेंज है, मैंगो है, ठीक है। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल में ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ग्राउंडनट हो गया और मस्टर्ड हो गया। तो ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल में ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स आपको बताए जाए, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक ने तो खाली ये नहीं किया है कि फ्रूट दो तरह के होते हैं, फ्लैशी एंड ड्राई, लेकिन क्यों फ्लैशी और क्यों ड्राई बोलते हैं ये नहीं लिखा है। तो हमने बता दिया कि जब पेरिकार्प मोटा होगा और जूसी होगा यानी फ्लैशी होगा तो उसको हम कहेंगे फ्लैशी फ्रूट, और जब पेरिकार्प पतला होगा, सूखा होगा तो उसको हम कहेंगे ड्राई फ्रूट। और जनरली ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प नहीं खाया जाता है और फ्लैशी फ्रूट में पेरिकार्प खाया जाता है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प इज नॉट एडिबल। अब आप मूंगफली का जो मूंगफली की फली होती है जिसको फोड़ करके अंदर से बीज निकाल के खाते हैं, वो बीज में खाते हैं। मूंगफली का जो चीज खाते हैं वो बीज खाते हैं, पूरा फल नहीं खाते। उसका तो पेरिकार्प फेंक देते हैं आप, छिलका, मूंगफली का छिलका जिसको कहते हैं। तो पेरिकार्प इज नॉट एडिबल। लेकिन जो फ्लैशी फ्रूट होते हैं इनके पेरिकार्प तो एडिबल होते हैं। तो पेरिकार्प इज एडिबल, पेरिकार्प इज एडिबल। तो पेरिकार्प खाया जाता है फ्लैशी फ्रूट में। अब इसके बाद जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एनसीईआरटी बुक में एक सवाल पूछा है कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल एंड नंबर ऑफ सीड फॉर्म्ड इन फ्रूट। यस,
भैया ओव्यूल से ही ना सीड बनता है, तो अगर एक ओवरी में एक ओव्यूल होगा तो एक फ्रूट में एक ही सीड बनेगा। अगर इसमें 2 ओव्यूल बनाते तो 2 सीड बनता, 50 ओव्यूल होता तो 50 सीड बनता। तो लिख लीजिए कि नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड। तो नंबर ऑफ ओव्यूल ओवरी में जितना होगा तो उससे जो फल बनेगा उसमें उतने ही सीड बनेंगे, नंबर ऑफ सीड्स। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड्स। ये भी एक रिलेशन आपको लिखना है। इसके बाद ये भी पता है कि फ्रूट्स जो है वो अपने सीड को डिस्पर्स करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म दिखाते हैं। तो फ्रूट शो सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म। कुछ फल होते हैं जो कि अपने सीड को प्लांट से दूर फेंकना चाहते हैं। अब सीड में तो कोई पहिया लगा नहीं है या पैर तो है नहीं कि सीड फल से कूद के निकल गया और टहलते चला गया कि दूर जाके कि अब उसमें जमीन में गड़ जाएंगे, उससे नया पेड़ निकल जाएगा, नहीं। और अगर फल फटा और सीड वहीं गिर गया तो एक ही जगह पर बहुत सारे सीड अगर ग्रो करेंगे तो उनमें कंपटीशन होने लगेगा, वाटर को लेकर के, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, ठीक है। तो उसमें से ज़्यादातर सीड मर जाएंगे या सारे के सारे मर जाएंगे ड्यू टू कंपटीशन। तो प्लांट्स भी ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि उनके सीड जो है वो आसपास ना गिर के दूर दूर बिखरे, ताकि आपस में उनका कंपटीशन का चांस कम हो जाए। तो उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म। तो फ्रूट जो है वो सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म दिखाते हैं, ठीक है। तो फ्रूट शो सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म दिखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। तो एक क्लासिफिकेशन तो आपने फ्रूट का फ्लैशी एंड ड्राई लिखा है। अब यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि फ्रूट्स 2 तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। जनरली आप देखे होंगे कि जब फ्रूट डेवलप करता है तो जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जैसे सेपल्स हुए, पेटल्स हुए, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये सब सूख के गिर जाते हैं। इवन ये जो थैलेमस है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जब किसी भी ओवरी से फल बनता है तो अदर फ्लोरल पार्ट्स जो है वो परसिस्ट नहीं करते, वो सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और केवल ओवरी ही बचती है जो फल में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट एंड फॉल ऑफ, यही एनसीईआरटी बुक में लिखा है। तो व्हेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, व्हेन फ्रूट develops from ovary, other floral parts degenerate and fall off, गिर जाते हैं। मतलब एक फूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लें तो उसमें स्टेमन्स होता है, सूख के गिर जाएगा, सेपल्स होंगे, सूख के गिर जाएंगे, पेटल्स होंगे, सूख के गिर जाएंगे, पिस्टिल में जो स्टिग्मा स्टाइल है वो भी सूख के टूट के गिर जाएगा। बचा क्या? ओवरी। और ओवरी जब फल में चेंज होगी तो जो थैलेमस वाला पार्ट है वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा और एक पतले से फल की एक नीचे डंडी के रूप में दिखेगा, तो थैलेमस भी रिड्यूस हो गया, तो बचा सिर्फ ओवरी। तो ये ज्यादातर फ्रूट के केस में देखा जाता है। तो यानी फल बनने में सिर्फ कौन हिस्सा लिया? ओवरी हिस्सा लिया, तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। तो when ovary takes part in formation of fruit, it is called true fruit. तो ट्रू फ्रूट क्या है? Only ovary takes part in formation of fruit. यानी जब फल बनने में केवल ओवरी हिस्सा लेती है तो ऐसे फ्रूट को ट्रू फ्रूट कहा जाता है। When only ovary takes part in formation of fruit,
इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ठीक है, तो ये ज्यादातर फ्रूट क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट ही होते हैं, जैसे बनाना है, ऑरेंज है। ठीक है, तो ये सब ट्रू फ्रूट ही है, ज्यादातर फल ट्रू फ्रूट है। मैंने कॉमन एग्जांपल इसलिए लिया ऑरेंज का, बनाना का, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरी ही है जो फल का हिस्सा बनता है। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जिसमें जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही होती है तो वो हिस्से भी चिपके रहते हैं ओवरी के साथ, अलग नहीं होते, और वो डिजनरेट भी नहीं होते हैं और फॉल ऑफ भी नहीं होते, गिरते भी नहीं है, बल्कि वो ओवरी के साथ ही लगे लगे वो भी ग्रो कर जाते हैं। बल्कि ये कहें कि ओवरी से ज्यादा उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो पता चला कि हम जो हिस्सा खा रहे हैं वो ओवरी ना होकर के वो सारे पार्ट है, जैसे सेब है, कैश्यू नट है, स्ट्रॉबेरी है, ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। इनमें थैलेमस ज्यादा डेवलप कर जाता है और ओवरी सिकुड़ करके बीच में आ जाती है। जब ये थैलेमस ज्यादा चारों तरफ से डेवलप कर जाएगा तो ओवरी बीच में आ गई, थैलेमस ग्रो कर गया, थैलेमस चारों तरफ से ग्रो कर गया और ओवरी बीच में आ गई। जैसे आप देखिए कि यहाँ ओवरी बीच में आ गई और ये जो थैलेमस है हर तरफ से ग्रो कर गया, थैलेमस ग्रो कर गया चारों तरफ से। तो थैलेमस पता चला कि जो है फ्रूट का मेन पार्ट हो गया और ओवरी जो है वो कोर में चली आई, सेंटर में चली आई। और सेब का हम चारों तरफ जो हिस्सा खाते हैं और जो हिस्सा फेंक देते हैं बीच का जो बचा वो वास्तव में वही ओवरी है। समझ में आया? तो फॉल्स फ्रूट में जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो ओवरी के साथ कुछ अदर पार्ट्स भी डेवलप कर जाते हैं, बल्कि ओवरी का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता जितना अदर पार्ट्स का डेवलपमेंट हो जाता है और फल बन जाता है। तो यहां पर इसका डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन अदर फ्लोरल parts also grow along with ovary. When other floral parts also grow along with ovary, तो ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहेंगे। और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है कि थैलेमस, ग्रोथ ऑफ थैलेमस आप देख रहे हैं, ये एप्पल में देखने को मिलता है, कैश्यू नट में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। तो स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट और एप्पल में थैलेमस खाया जाता है और क्योंकि थैलेमस ज्यादा ग्रो कर जाता है, ओवरी बीच में चली आती है, कोर बना लेती है, सेंटर में चली आती है, बल्कि ओवरी को फेंक दिया जाता है। वो खाने के बाद जो चीज बचती ओवरी बचती है उसको लोग फेंक देते हैं। तो सेब हो गया, काजू हो गया। काजू हम लोग जो खाते हैं वो तो सीड है, लेकिन काजू का थैलेमस भी खाया जाता है। काजू का पेड़ अगर देखेंगे तो काजू में ये थैलेमस है जो डंडी से लटका हुआ है, ये थैलेमस खुल गया है और काजू उस पर ऐसे लटका रहता है। तो ये जो है ये सीड है काजू का, जो हम खाते हैं ड्राई फ्रूट के नाम पर, वो सीड है। और वो रियली बॉटनिकली उसको ड्राई फ्रूट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो जो काजू का जो हिस्सा हम खा रहे हैं काजू, वो काजू सीड है, ड्राई फ्रूट नहीं है। वो ड्राई फ्रूट बाय डेफिनेशन तो एक ऐसा फल जिसका पेरिकार्प पतला हो और जूसी ना हो, तो ड्राई फ्रूट कहने के लिए ड्राई फ्रूट है, लेकिन वो है सीड। और ये सीड चिपका है किस पर? थैलेमस पर। ये थैलेमस खाया जाता है, तो ये भी खाया जाता है काजू में, कैश्यू नट में सीड भी खाया जाता है। तो ये हो गया फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल। तो फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनमें ओवरी के साथ साथ कुछ अदर फ्लोरल पार्ट्स भी टिके रह जाते हैं, वो भी ग्रो करते हैं, वो भी डेवलप होते हैं और फल का हिस्सा बनते हैं। और ट्रू फ्रूट में सिर्फ और सिर्फ ओवरी ही फल बनाती है। तो ये मार्क डिफरेंस है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का। एग्जाम्पल भी आपको बता दिया है। अब इसके बाद एक टर्म आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? देखिए पार्थिनोकार्पी क्या है? पार्थिनोकार्पी का मतलब जनरली फ्रूट फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाते हैं। इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको कहा जाता है पार्थिनोकार्पी।
तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बने, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। तो ज्यादातर प्लांट्स में फ्रूट फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाता है। ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। जैसे केला है, बनाना, तो बनाना जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल में आप यहां लिख देंगे बनाना। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं सीडलेस होते हैं, इनमें बीज नहीं पाया जाता। तो केला जब खाते हैं तो मुंह में कहीं बीज जाता है केले का? नहीं, क्योंकि वो पार्थेनोकार्पी से डेवलप हुआ है। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओव्यूल से सीड नहीं बन पाएगा, लेकिन ओवरी वॉल तो डेवलप हो जाएगी बिना फर्टिलाइजेशन के। तो फर्टिलाइजेशन के स्टिमुलस की कोई जरूरत नहीं होती है हर दफा फ्रूट बनने के लिए। तो इससे साबित हो गया कि भैया फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है फ्रूट बनने के लिए, लेकिन सीड बनने के लिए फर्टिलाइजेशन होना आवश्यक होता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे पार्थेनोकार्पी बनाना में देखा जाता है, और पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? सीडलेस, यानी कि सीडलेस फ्रूट अगर बनना है तो वो फ्रूट कैसा होना पड़ेगा? पार्थेनोकार्पिक होना पड़ेगा। ठीक है। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने के लिए कुछ हार्मोन्स का स्प्रे करना पड़ता है, और इंजेक्शन मतलब उसको स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर। तो ध्यान रखना है कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं उनके लिए प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है हार्मोन्स का, कुछ केमिकल्स का, उसको इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन्स आर अप्लाइड ऑन प्लांट्स टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। तो ग्रोथ हार्मोन्स आर अप्लाइड, growth hormones are applied, are used to induce पार्थेनोकार्पी। तो ग्रोथ हार्मोन को इस्तेमाल किया जाता है पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए।